हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। साथियों, मैं अंगद सिंह अवाना आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद अंगद पर। साथियों, ये उत्तराखंड करंट अफेयर्स का दूसरा वीडियो लेक्चर है। इससे पहले एक वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका है। यदि आपने वह नहीं देखा तो एक बार उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके अंदर। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर की। हमने 50 तक के सभी प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 50 तक सभी प्रश्न देख लेते हैं, लेकिन बजट से संबंधित जो प्रश्न शुरू होते हैं इस पीडीएफ में वह होते हैं प्रश्न संख्या 47 से। तो हम 47वें प्रश्न से ही शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, यानी 47वां प्रश्न है, उत्तराखंड बजट 2025-26 का कुल आकार कितना रहा, जिसने पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया। जो उत्तराखंड का बजट है ना, ये 2025-26, इसने पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर दिया है। और इसका सही आंसर है बच्चों, ये 1,01,34.75 करोड़ रुपए ये कुल आकार रहा किसका, उत्तराखंड बजट 2025-26 का। तो आप याद रखेंगे 1,01,34.75 करोड़ रुपए इस बार उत्तराखंड के बजट का आकार रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के बजट 2025-26 की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो महत्वपूर्ण विशेषता यह पिछले बजट से कम था, नहीं इस बार तो ज्यादा है। और दूसरा ऑप्शन है, यह पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया, बिल्कुल यही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जो उत्तराखंड का बजट है 2025-26, ये पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है, ठीक है। 49वां प्रश्न देख लेते हैं। उत्तराखंड बजट 2025-26 में वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इस बार जो वृद्धि हुई है पिछले बजट की यदि तुलना करें तो 13.38% की वृद्धि इस बार देखने को मिली है अपने बजट में, ठीक है। 50वां प्रश्न देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा। तो ये रहा है बच्चों 2.39%। 2.39% ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ये प्रश्न, ये 3-4 प्रश्न तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी देख लिए थे। अब हम देख लेते हैं जो नए प्रश्न हैं जिन्हें आज पहली बार आप अपने सम्मुख पाओगे। तो पहला प्रश्न है, यानी 51वां प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तराखंड का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। यहां अनुमान लगाया गया है तो ऑप्शन ए है 2.39%, ऑप्शन बी 2.94%, ऑप्शन सी है 3.20% और ऑप्शन डी है 2.50%। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों 2.94%। तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तराखंड का जो राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का रहने का प्रतिशत में जो अनुमान लगाया गया है वो 2.94% है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं 52वां प्रश्न। वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी कितना रहा है। देखिए, जो देश होते हैं उनका होता है जीडीपी और जो राज्य होते हैं उनका होता है जीएसडीपी, ठीक है। तो जो हमारा जीएसडीपी है, जैसे देश का, हमारे भारत देश का जीडीपी होता है, ऐसे ही उत्तराखंड का जीएसडीपी है। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड का जीएसडीपी कितना रहा। तो ये रहा है बच्चों 3,78,000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये हमारे राज्य की जीएसडीपी रही है, इतनी 3,78,000 करोड़ रुपए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 53वां प्रश्न देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड की जीएसडीपी में पिछले साल की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो बच्चों 13.59%, ठीक है। 13.59% की वृद्धि हुई है। किसमें वृद्धि हुई है, जीएसडीपी में पिछले साल 2024-25 की तुलना में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 54वां प्रश्न देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तराखंड की जीएसडीपी का आकार कितना होने का अनुमान है। तो देखिए, अगले साल 2025-26 में उत्तराखंड की जीएसडीपी का कितना रहने का अनुमान है। तो ये जो अनुमान है, ऑप्शन ए है 3,78,000, ऑप्शन बी है 40, ये कितना दे दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख
करोड़ रुपए। नहीं जी, ये जो अनुमान है वो रहेगा 4,29,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का। ठीक है, ये अनुमान लगाया है उत्तराखंड की सरकार ने कि भाई इतना तो रहेगा ही। वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तराखंड की जीएसडीपी का आकार कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये लगाया गया है 4,29,000 करोड़ रुपए का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उत्तराखंड बजट 2025-26 में किस विशेष बजट अवधारणा का उल्लेख किया गया है? तो बच्चों नमो बजट अवधारणा का उल्लेख इसमें 2025-26 के बजट में किया गया है। नमो, अब देखिए ये जो नमो है ना, नमो की स्पेलिंग बनती है NAMO, नमो। अब N का कोई मतलब है, A का मतलब है, M का है, O का मतलब है, यानी ये एक शॉर्ट फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म हम आगे जानेंगे। ठीक है, नमो बजट के तहत उत्तराखंड को विकसित करने के लिए कितने प्रमुख स्तंभ बनाए गए हैं? तो चार प्रमुख स्तंभ बनाए गए हैं। ठीक है, नमो बजट के तहत उत्तराखंड को विकसित करने के लिए कितने प्रमुख स्तंभ बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा 4। ठीक है, देखिए एक N है, एक A है, एक M है और एक O है। ये अपने आप में 4 स्तंभ है। इनके फुल फॉर्म हम जानेंगे। N का मतलब नवाचार होगा। ठीक है, आगे जानेंगे। तो नमो बजट के 4 स्तंभों में N किसका प्रतीक है? ठीक है, नमो में, यानी ये जो नमो स्पेलिंग है इसमें जो ये N है, ठीक है, ये किसका प्रतीक है? तो ये नवाचार का प्रतीक है। N किसका प्रतीक है? नवाचार का प्रतीक है बच्चों, नवाचार का प्रतीक। ठीक है, याद रखोगे। तो ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नमो बजट के स्तंभों में ए किसका प्रतीक है? NAMO। ठीक है, एन का मतलब हमने जान लिया कि नवाचार होता है। क्या होता है? नवाचार होता है। ए का मतलब क्या होगा? ए का मतलब होगा आत्मनिर्भर उत्तराखंड। क्या होगा बच्चों? आत्मनिर्भर उत्तराखंड। आत्मनिर्भर उत्तराखंड, याद रखना। एन का मतलब है नवाचार, ए का मतलब क्या है? आत्मनिर्भर उत्तराखंड। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। नमो बजट में 4 स्तंभों में एम किसका प्रतीक है? फिर से लिख देता हूं, NAMO। एन हमने जान लिया, ए हमने जान लिया, एम का प्रतीक है महान विरासत। ठीक है, एम का अर्थ क्या है? महान विरासत। ठीक है, महान विरासत। ओके, तो एम किसका प्रतीक है? महान विरासत का प्रतीक है। ठीक है, अच्छा मैं आपको डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में डिटेल आगे आ जाएगी। एन की डिटेल आ जाएगी, ए की डिटेल आ जाएगी, एम की डिटेल आ जाएगी, ओ की डिटेल आ जाएगी। ठीक है, नमो बजट में ओ किसका प्रतीक है? तो ओ प्रतीक है ओजस्वी मानव संसाधन का। ठीक है, नमो में NAMO, ओ किसका प्रतीक है? तो ओजस्वी मानव संसाधन का ओ प्रतीक है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एन नवाचार हो गया। ठीक है, आत्मनिर्भर उत्तराखंड ए हो गया, महान विरासत एम हो गया, ओ ओजस्वी मानव संसाधन हो गया। तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में आ सकती है और आएगी ये। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। नमो बजट के नवाचार स्तंभ के तहत किन पहलों को बढ़ावा देने की बात कही गई है? तो देखिए नमो बजट में जो नवाचार है, नवाचार बोले तो देखिए नमो NAMO, एन का मतलब है नवाचार। ठीक है, तो इस नवाचार स्तंभ के तहत किन पहलों को बढ़ावा देने की बात कही गई है? तो इसके तहत बात कही गई है कि पेपरलेस रजिस्ट्रेशन होगा, स्मार्ट मीटर लगेंगे, बायोमेट्रिक प्रणाली का विकास होगा। तो ये बात कही गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। ठीक है, तो नवाचार के अंतर्गत पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, स्मार्ट मीटर और बायोमेट्रिक जो प्रणाली होती है उसका विकास किया जाएगा। ठीक है, और भी इसके अंतर्गत है लेकिन महत्वपूर्ण जो पहलू हैं वे यही है इसके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 62वां प्रश्न देख लेते हैं। आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के लिए किस अवधारणा को बजट में प्रस्तुत किया गया है? बजट में प्रस्तुत किया गया है तो सप्तऋषि अवधारणा को क्या किया गया है? बजट में प्रस्तुत किया गया है। अब ये सप्तऋषि अवधारणा क्या है? सप्तऋषि का मतलब है, देखिए यहां मैंने डिटेल दी है। आत्मनिर्भर उत्तराखंड हेतु सप्तऋषि अवधारणा में शामिल है कृषि, ऊर्जा, संयोजकता, आयुष, उद्योग,
अवसंरचना और पर्यटन। यानी सरकार जो है सप्तऋषि अवधारणा में इन जो ये 7 जो क्या है पॉइंट कह लीजिए या 7 बिंदु है, इन पर सरकार क्या देगी, बहुत ज्यादा फोकस देगी। आत्मनिर्भर उत्तराखंड तभी तो बनेगा जब उत्तराखंड की कृषि अच्छी होगी, ऊर्जा पर फोकस होगा, संयोजकता होगी, आयुष होगा, उद्योग पर फोकस होगा, अवसंरचना होगी और पर्यटन बहुत ज्यादा मजबूत होगा। तो आत्मनिर्भर उत्तराखंड हेतु सरकार क्या लाई है, सप्तऋषि अवधारणा लाई है और सप्तऋषि में 7 ये बिंदु होंगे और इन पर पूरा फोकस रहेगा उत्तराखंड सरकार का, हमारे उत्तराखंड का। नमो बजट में महान विरासत, ठीक है, नमो बजट में महान विरासत। ये मेरा पेन जरा, क्या हो गया भाई पेन को, 1 मिनट बच्चों। हाँ, तो नमो बजट में के महान विरासत स्तंभ के तहत किस बात पर फोकस दिया जाएगा। देखिए नमो की स्पेलिंग में फिर से लिख देता हूं, NAMO। तो M बोले तो क्या है, महान विरासत। तो महान विरासत के तहत किस बात पर फोकस किया जाएगा, तो महान विरासत हमारी क्या है, हमारे धार्मिक स्थल, ठीक है, जो हमारे धार्मिक बड़े बड़े स्थल है, बहुत सारे हजारों मंदिर हैं उत्तराखंड में, तो यही है हमारी महान विरासत। तो प्रमुख धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देना और पहुंच आसान बनाना। मान लीजिए बद्रीनाथ है, तो देखिए हाँ, बाहर से उत्तराखंड के बाहर का आने वाला व्यक्ति एक बार सोचता है कि यार बद्रीनाथ मुश्किल रास्ता है, कैसे जाऊंगा। तो सरकार क्या करेगी, वहां तक पहुंचने में जो मुश्किलात है उसे कम करेगी और वहां की जो पहुंच है उसे आसान बनाएगी, ठीक है। तो M के तहत यही होगा, M बोले तो महान विरासत स्तंभ के तहत इसी बात पर फोकस किया जाएगा, ठीक है। 64 क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। नमो बजट में ओजस्वी मानव संसाधन स्तंभ के तहत किस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, तो वह किया जाएगा लोगों को प्रशिक्षण देना और बेहतर अवसर प्रदान करना। देखिए हमारे देश में, हमारे उत्तराखंड में नहीं, हमारे देश में भी क्या है, श्रमिक तो बहुत है, ठीक है, लेकिन लोगों के पास क्या नहीं है, स्किल नहीं है, कौशल नहीं है। तो इसलिए इसके ओजस्वी मानव संसाधन के तहत सरकार क्या कर रही है कि भाई लोगों को प्रशिक्षण दो, ठीक है। लोग प्रशिक्षित ही नहीं है। अब देखिए किसी भी कंपनी में कोई भी व्यक्ति जाता है अपना रिज्यूम लेकर, लेकिन जो रिज्यूम में लिखा रहता है वह उसके पास वो जानकारी होती ही नहीं है। 1% ही लोग होते हैं जिसके पास MS एक्सेल हो गया, ठीक है, PPT वगैरह बनानी हो गई, और भी AI से संबंधित बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो लोगों के पास स्किल नहीं है अपने कार्य की। कोई इलेक्ट्रीशियन से संबंधित या इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रिकल से संबंधित बंदा है तो उसे पता ही नहीं है, उसके बारे में अपने सब्जेक्ट की जानकारी बहुत कम लोगों का है। तो ऐसे लोगों को सरकार प्रशिक्षित करेगी, प्रशिक्षण देगी और बेहतर फिर अवसर भी उन्हें प्रदान करेगी। ये किसके तहत करेगी, ओजस्वी मानव संसाधन यानी नमो O के तहत, ठीक है, नमो में O के तहत करेगी। ओके, बजट में उल्लेखित सप्तऋषि अवधारणा में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। भाई हमने देखा कृषि तो शामिल है, ऊर्जा भी शामिल है, ठीक है, शिक्षा शामिल नहीं है, तो ऑप्शन C सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन C हाँ जी सही आंसर होगा। पर्यटन भी उसमें शामिल है, ठीक है। सप्तऋषि अवधारणा के तहत फोकस किए जाने वाले 7 क्षेत्रों में कौन कौन से शामिल हैं, तो हमें बताना है कौन कौन से शामिल हैं। ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है कृषि, ऊर्जा, संयोजकता, आयुष, उद्योग, अवसंरचना और पर्यटन। यही है भाई इसका सही आंसर, ठीक है। देखिए इसमें शिक्षा आ गया, शिक्षा नहीं है। इसमें बैंकिंग आ गया, बैंकिंग नहीं है। और ऑप्शन डी जो है, ठीक है, ऑप्शन डी में कृषि दिया हुआ है और पर्यटन दिया हुआ है और लिखा हुआ है केवल। तो 2 बिंदु थोड़ा ही है उसमें, सप्तऋषि अवधारणा में 7 बिंदु है और 7 बिंदु हमें यहाँ मिल जाते हैं। कृषि 1, ऊर्जा 2, संयोजकता 3, आयुष 4, उद्योग 5, अवसंरचना 6 और पर्यटन 7। तो 7 बिंदु है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। उत्तराखंड में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ठीक है। तो देखिए उत्तराखंड में आय का जो स्रोत है वो स्वयं का कर राजस्व है, स्वयं का कर राजस्व है, स्वयं का कर राजस्व। एक समय ऐसा था उत्तराखंड में आय का स्रोत था केंद्र की तरफ से जो कर अनुदान मिलता है वह, लेकिन अब बदल गया है। स्वयं का कर राजस्व उत्तराखंड की आय का सबसे बड़ा स्रोत है, याद रखना। केंद्र
से सहायता अनुदान ये नहीं है, ये पहले था, आज से 3-4 साल पहले था। ठीक है, कुछ बच्चे अगर पहला याद करे बैठे हैं तो दोबारा से याद कर लेना। स्वयं का कर राजस्व उत्तराखंड में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आय का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है लोक ऋण। याद रखना बच्चों, लोक ऋण उत्तराखंड में आय का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, उत्तराखंड को केंद्र से सहायता अनुदान के रूप में लगभग कितने प्रतिशत पैसा मिलता है? तो बच्चों ये बताइए ऑप्शन कौन सा होगा इसमें से? तो ये मिलता है 22.5%। ठीक है, 22.5%। उत्तराखंड में केंद्र से सहायता अनुदान देखिए, एक होता है रुपया आता है, ठीक है, और एक होता है रुपया जाता है। तो रुपया मान लीजिए 1 रुपया है, ये 1 रुपया, तो इस 1 रुपये में 22.30% यानी 22.5 पैसे केंद्र से सहायता अनुदान के रूप में उत्तराखंड के पास आते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। केंद्र द्वारा वसूल किए गए करों में उत्तराखंड का हिस्सा लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो यह होता है 19.46%। अब देखिए उत्तराखंड में के अंदर केंद्र सरकार जो भी कर वसूलती है उसमें उत्तराखंड को कितना मिलता है? तो 19.46% मिलता है। तो केंद्र द्वारा वसूल किए गए करों में उत्तराखंड का लगभग हिस्सा कितना होता है? तो 19.46% होता है। देखिए आज का जो ये सेशन है ना, आज का जो वीडियो लेक्चर है, ये याद करने वाला ज़्यादा है, मतलब इस पर अगर फोकस नहीं किया तो चीज़ें दिमाग से निकल जाएंगी। तो बच्चों इसे नोट कर लेना, हालांकि नोट करने की आपको आवश्यकता है नहीं। पीडीएफ जो है आपको फ्री में मिलती है स्टडी विद अंगद के व्हाट्सएप ग्रुप में और इंस्टाग्राम ग्रुप में। इंस्टाग्राम नहीं, टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में जो स्टडी विद अंगद नामक ग्रुप है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो वहाँ आपको क्या मिल जाता है, ये पीडीएफ मुफ्त में मिल जाती है। तो पढ़िए बच्चों इन्हें। ठीक है, प्रश्न संख्या 71 देख लेते हैं। उत्तराखंड के करेतर राजस्व का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है? तो यह है बच्चों 5.38%। ठीक है, याद रखना करेतर राजस्व। ये ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है, आपको अजीब लग सकते हैं, जो बच्चा नया है उसे तो ज़्यादा ही अजीब लगेंगे। तो करेतर राजस्व का जो योगदान है वो कितना है? 5.38%। और याद करने ही होंगे भाई, जॉब लेना इतनी आसान चीज नहीं है। उत्तराखंड राज्य का सबसे अधिक पैसा किस मद में खर्च होता है? तो भैया वेतन, भत्ते, मजदूरी, इनमें खर्च होता है। ठीक है, उत्तराखंड, अब देखिए हम पढ़ेंगे पैसा जाता है, अभी तो रुपया आता है पढ़ा हमने, अब रुपया जाता है पढ़ेंगे। ठीक है, रुपया जाता है, तो उत्तराखंड का जो रुपया जाता है वो सबसे ज़्यादा जाता है वेतन में, भत्तों में, मजदूरी में, आदि में। ठीक है, अब बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स पे लोग हैं तो उनका वेतन देती है सरकार, तो इन सब चीज़ों में जाता है उत्तराखंड का पैसा। 73वां प्रश्न हम देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य के कुल व्यय यानी खर्च का लगभग कितना प्रतिशत पेंशन और अनुतोषित व्यय पर खर्च होता है? तो ये होता है पेंशन वगैरह में होता है 12.13%। ठीक है, 74वां प्रश्न हम देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य के कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत वृहत एवं लघु निर्माण कार्यों में खर्च होता है? तो यह होता है बच्चों 10.94%। नोट कर लेना इनको, कॉपी पे नोट करोगे ज्यादा अच्छी बात है, याद रहेंगी चीजें। उत्तराखंड राज्य में कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत निवेश ऋण में जाता है? तो ये जाता है 9.11%। 9.11% बच्चों। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं प्रश्न। उत्तराखंड राज्य के कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत निवेश ऋण में जाता है? तो निवेश ऋण में जो हमारा पैसा जाता है उत्तराखंड का वो 9.11% जाता है। 77वां प्रश्न देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही? तो ये रही है बच्चों 2,74,064 रुपये। ठीक है, तो ये प्रश्न आ सकता है कि उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 2,74,000, ठीक है, 64 रुपये है। याद कर लेना, 2,74,064 रुपये क्या है? उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय है 2024-25 में। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 11.33% की वृद्धि हुई है।
ठीक है, यानी उत्तराखंड अच्छी ग्रोथ कर रहा है भाई उत्तराखंड के लोग। ठीक है, 11 एक ही वर्ष में 11.33% की वृद्धि हुई है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो ये थी 2,46,000 के आसपास। अब 2,74 हो चुकी है, तो वृद्धि होती जा रही है। मेहनत करते रहिएगा उत्तराखंड के युवाओं, ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य के गठन के समय प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी थी? तो उस समय हमारी जो प्रति व्यक्ति आय थी, जब उत्तराखंड का गठन हुआ था, केवल 15,000 थी। आज कितनी है? 2,74,000 है। 2,74,000 है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद कौन सा है? तो बच्चों, सबसे ज्यादा जिसकी प्रति व्यक्ति आय है वह है हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार। हरिद्वार में एक कारण है क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, प्लेन एरिया है, संसाधन ज्यादा है, तो इसलिए हरिद्वार में क्या है? प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। शेड्यूल है, यहाँ पर बहुत सारी कंपनी है। ठीक है, फिर पर्यटन भी बहुत ज्यादा है क्योंकि हरिद्वार एक क्या है? एक धार्मिक स्थल है। हरिद्वार में बहुत ज्यादा करोड़ों लोग आते हैं एक साल में। ठीक है, अब देखिए अभी अभी क्या खत्म हुआ है, तो श्रावण मास में जो भोले के भक्त आते हैं, यहाँ शिव शंकर भोले के भक्त आते हैं, कावड़िए आते हैं, कावड़ मेला जब चलता है तो कावड़ मेला में ही करोड़ों लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो हरिद्वार के लोगों को बहुत ज़्यादा इनकम होती है इस चीज़ से। साथ ही साथ हरिद्वार में इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे हरिद्वार में एक भगवानपुर क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत सारी कंपनियां हैं। लक्सर क्षेत्र है, उसमें टायर का एशिया का सबसे बड़ा क्या है? प्लांट है। और हरिद्वार में शेडकुल एरिया तो है ही, तो इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज़्यादा है यहाँ पर हरिद्वार में, प्लस यहाँ पर पर्यटन बहुत ज़्यादा आता है अपने हरिद्वार में, तो इसलिए हरिद्वार क्या है? प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है। यानी सबसे ज़्यादा जो प्रति व्यक्ति आय है वो किस में है? हरिद्वार में है। अच्छा, ये आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले शीर्ष 3 जनपद कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहले हरिद्वार है, फिर उधम सिंह नगर है और फिर देहरादून है। HUD याद रख लेना। ठीक है, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून। ठीक है, इनकी सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है। सबसे ज्यादा हरिद्वार की है, फिर उधम सिंह नगर की है और फिर देहरादून की है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसकी है? तो बच्चों, रुद्रप्रयाग की सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। देखिए, पहाड़ों में प्रति व्यक्ति आय कम होगी भी, क्योंकि एक तो जनसंख्या काफी कम है और ऊपर से संसाधनों की काफी कमी रहती है अपने पर्वतीय क्षेत्रों में, तो इसलिए इसमें जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, जितने भी हमारे 13 के 13 जनपद हैं, इसमें रुद्रप्रयाग की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले शीर्ष 3 जनपद कौन से हैं? तो ये है रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा। ठीक है, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा, याद रखना। RBA की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ठीक है, वर्तमान में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है? तो वर्तमान में यदि बात करें प्राथमिक क्षेत्र, देखिए 3 क्षेत्र होते हैं, वैसे तो 5 होते हैं, लेकिन मोटा माटी 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में जो आती है वो कृषि और खनन आता है। ठीक है, कृषि और खनन आता है, यानी कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र में का जो योगदान है अपने उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में, वो कितना है? 9.83% है। ठीक है, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। 9.83%। उत्तराखंड राज्य के गठन 2000-2001 के समय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत था? तो ये था बच्चों 31%। जब हमारा उत्तराखंड बना वर्ष 2000 में, तो उस समय कृषि क्षेत्र का जो योगदान था हमारी अर्थव्यवस्था में, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में, तो 31% था। ठीक है, वर्ष 2011-12 की यदि बात करें तो वर्ष 2011-12 के दौरान कृषि क्षेत्र, ये प्रश्न बन जाते हैं। एक तो प्रश्न बनता है राज्य गठन के समय का, एक फिर प्रश्न बनता है 2011-12 का। ठीक है, और एक बनता है वर्तमान का। ठीक है, तो इसलिए मैंने प्रश्न पहले से ही बना रखे हैं। तो 2011-12 के दौरान उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग कितना था? तो ये बढ़ा था, और नहीं, घटा था, 31 से 14 हो गया था।
देखिए जब अन्य क्षेत्रों का योगदान बढ़ जाता है तो फिर प्राथमिक क्षेत्र का घट जाता है, तो 14% हो गया था ये 2011-12 में। ठीक है, 88वां प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना है? 18.5% या 34% या 34 दशमलव नहीं 34, केवल 34% या 43.46%। ठीक है, 43.46% या 52%, ऑप्शन डी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र का जो योगदान है वर्तमान समय में वो 43.46% है। आगे बढ़ते हैं। मेरा थोड़ा ध्यान बाहर चला गया था क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है बच्चों। ठीक है, मौसम हो गया है बिल्कुल ठंडा, कूल कूल। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के गठन के समय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत था? तो जब हमारा राज्य 2000 में गठित हुआ था, वर्ष 2000 में, तो उस समय औद्योगिक क्षेत्र यानी द्वितीय क्षेत्र का जो योगदान था वो 18.5% था। आगे बढ़ते हैं, 90वां प्रश्न देख लेते हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत था? तो 2011-12 में थोड़ा बढ़ गया था और ये 52% हो गया था। ठीक है, 52%। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? देखिए अर्थव्यवस्था से संबंधित मैंने ये सारे क्षेत्र पढ़ाए हुए हैं। यदि आपकी समझ से बाहर हो रहा है टॉपिक कि भाई कौन सा क्षेत्र कौन सा होता है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र कृषि का होता है, द्वितीय क्षेत्र निर्माण और विनिर्माण का होता है, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र का होता है, सेवा क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं, अगर इनकी आपको जानकारी नहीं है तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख लीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए और इंडियन इकोनॉमी या भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आपको ये लेक्चर मिल जाएंगे। तो वर्तमान में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है? तो ये है 46.71%। 46.71% बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 92वां प्रश्न देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य के गठन के समय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत था? तो लगभग बच्चों 50% था। जब हमारे उत्तराखंड का गठन हुआ वर्ष 2000 में, उस समय तृतीय क्षेत्र का जो योगदान था वो कितना था? पूरे 50% था। ठीक है, तृतीय क्षेत्र का योगदान। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना था? तो 34%। ठीक है, 34%, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 94वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कल फिर सुबह होगी नामक पुस्तक किस पर आधारित है? तो बच्चों ये नरेंद्र सिंह नेगी पर आधारित है। ठीक है, कल फिर सुबह होगी, और इसका जो विमोचन किया गया है वो सीएम धामी जी के द्वारा ही किया गया है। और ये जो पुस्तक है वो नरेंद्र सिंह नेगी जी पर आधारित है। नरेंद्र सिंह नेगी जी एक राइटर हैं और इनके 101 गाने, ठीक है, इसमें शामिल किए गए हैं इस पुस्तक में। ठीक है, कौन सी पुस्तक है? कल फिर सुबह होगी। 101 गाने, 101 गीत। ठीक है, कल फिर सुबह होगी पुस्तक नरेंद्र सिंह नेगी के कितने गानों पर आधारित है? तो 101 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 101। कल फिर सुबह होगी पुस्तक किसके द्वारा तैयार की गई है? तो ये तैयार की गई है ललित मोहन रयाल के द्वारा। ललित मोहन रयाल के द्वारा। ठीक है, ओके। पहला उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो सुभाष पंत को प्रदान किया गया है। ठीक है, पहला उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान। ठीक है, पहला उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान। उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान को राज्य का क्या माना जाता है? तो इसे माना जाता है बच्चों सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान माना जाता है। उत्तराखंड का सर्वोच्च साहित्य से संबंधित सम्मान इसे माना जाता है। पहाड़ चोर और मुन्नी बाई की प्रार्थना किसकी रचनाएं हैं? तो ये सुभाष पंत जी की रचनाएं हैं। ऑप्शन यहाँ अच्छा डी भी है, हाँ सही। ठीक है, पहाड़ चोर और मुन्नी बाई की प्रार्थनाएं किसकी रचनाएं हैं? सुभाष पंत जी की रचनाएं हैं। और आज का अंतिम प्रश्न बच्चों, वर्ष 2025 में उत्तराखंड से पद्मश्री से सम्मानित होने वाले ह्यू कॉलिन गेंजर को किस क्षेत्र में यह सम्मान मिला है? तो साहित्य के क्षेत्र में सम्मान मिला है। यहीं से प्रश्न कल फिर स्टार्ट होंगे, अगले लेक्चर में यहीं से आरंभ होंगे। हम 101वां प्रश्न देखेंगे।
ठीक है, एक लास्ट वीडियो और आएगी उत्तराखंड करंट अफेयर से संबंधित। बच्चों मेहनत करते रहिए और स्टडी विद अंगद के दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, चाहे वो व्हाट्सएप का ग्रुप हो और चाहे टेलीग्राम का ग्रुप हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।